आदाब नाजरीन, सियासत टीवी के बेहद ख़ास प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं आपका मेज़बान केवी जानी आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे गेस्ट से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने एमटीवी चैनल के बहुत ही ख़ास रियलिटी शो रॉडीज़ में हैदराबाद से पहली मर्तबा पार्टिसिपेट किया और लोगों ने इनके स्टाइल को, इनकी लैंग्वेज को, इनकी बोलचाल को काफ़ी पसंद किया। उसके बाद इन्होंने हैदराबाद के मुख्तलिफ चैनल्स में अपनी अदाकारी के झोंक दिखाए। दम नाल दम भरांगी राज आवे। उसके बाद फिर वो दुबई चले गई। ये इन्फ्लुएंसर्स की हैसियत से भी इन दिनों बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहने वाली बड़ी टैलेंटेड फराह फातिमा जी आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो अपनी दिल की बातें हमसे शेयर करने वाली हैं। फराह फातिमा जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल किया जाता है हमारे इस शो में और बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते। थैंक यू जानी भाई। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत माफ़ी मांगना चाहूँगी क्योंकि ऑलमोस्ट आप बहुत टाइम से मेरे पीछे थे कि शो में आओ करके, बट ट्रैवलिंग के वजह से और दूसरे मसरूफियात के वजह से मैं आ नहीं पाई, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और दूसरी चीज़, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को इन्वाइट करने के लिए। माशाल्लाह से आपका ये जो शो है हैदराबादी सितारे, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आए हुए हैं, तो इट्स अ ऑनर फॉर मी सेम शो में आना, आपसे मिलके बात करना मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे को इनवाइट करने के लिए। और सभी देखने वाले को, सारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से आदाब। फराह जी, सबसे पहले तो हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे, एमटीवी का बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम रॉडीज़, जिसमें पहली मर्तबा हैदराबाद से किसी पार्टिसिपेंट ने अगर उस शो का हिस्सा बनी तो वो आप थी जी। रोडीज़ में जाना, फिर वहाँ का जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, और उसके लिए किस तरह आपने स्ट्रगल किया या फिर वहाँ तक किस तरह पहुँची, उस बारे में बताएं। ठीक है, तो हुआ ये कि जाने भाई, ऐसा रहता ना लोगों को कि बचपन से मेरे को ये टीवी में जाना है, शो में जाना है, मेरे को ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो ऐसे ही बस सिंपल लाइफ चल रही थी, पढ़ाई चल रही थी, जॉब चल रहा था। फिर मैं ऐसे ही मुझे लगा कि चलो कुछ एंटरटेनमेंट लाते हैं लाइफ में, कुछ करते हैं, ये तो नॉर्मल लाइफ है, सबका जॉब चलता, सबकी पढ़ाई चलती। फिर ऐसे ही मैंने बैठे बैठे सोचा कि कौन से रियलिटी शोज चल रहे हैं इंडिया में, और अभी मैं जैसे एक कॉमनर थी, तो कॉमनर्स कैसे कौन से रियलिटी शोज में जा सकते हैं, मैं ये देख रही थी, और मुझे रोडीज दिखाई दिया। तो उस टाइम पे रोडीज के ऑडिशंस भी स्टार्ट होने वाले थे, तो मैंने सारी उसके बारे में क्या बोलते हैं डिटेल्स निकाली, सारा सोशल मीडिया पेज पे जाके, गूगल पे जाके कि कैसे जाना है रोडीज में, कैसे अप्लाई करना है। तो मुझे मिलते गया एक के बाद एक स्टेप्स, अप्लाई ऐसे करना, ऐसे जाके ऑडिशंस में जाना। एक टाइम में एक एक सिटी में 10-10, 15,000 लोग ऑडिशंस में जाते, तो मैंने बोला ठीक है चलो मैं भी ट्राई करती हूँ। फिर वहाँ पे क्या है, रोडीज में जाने से पहले मैंने एक वो किया था, एक लिंक था जहाँ से अपने को एक रहता प्रिविलेज पास, मतलब एक लोग पास प्रोवाइड करते जिससे अपने को लाइन में ठहरने की जरूरत नहीं पड़ती ऑडिशंस के। ठीक है, तो मैं वो पास के लिए अप्लाई करी थी और फॉर्चुनेट मेरे को मिल गया वो पास। ठीक है, तो ये मेरे लिए एक बहुत आसानी हो गई थी। तो वो लोग का कॉल आया फिर रोडीज वालों से। मैंने अप्लाई कैसे किया, मतलब एक वीडियो भेजना होता अपना 3 मिनट में, अपना इंट्रोडक्शन का वीडियो। तो मैं फुल हैदराबादी में अच्छे से बात करके अपने आप को इंट्रोड्यूस करके वीडियो बना के भेजी, और उन लोगों को पसंद आ गया। उन लोगों ने मेरे को कॉल करके बोला कि आपको प्रिविलेज पास मिल रहा, आपको लाइन में ठहरने की जरूरत नहीं है, आप इंटरेस्टेड है तो आप डायरेक्टली जाके ऑडिशंस दे सकते हैं। ओके। तो ये एक मेरे को प्लस पॉइंट मिल गया था। मैं बोली ठीक है, सही है। फिर गई, मैं पुणे गई थी रोडीज के ऑडिशंस के लिए। अच्छा। हाँ, तो गई, लाइन में बिना ठहरे मेरे को डायरेक्ट एंट्री हो गई थी। आप जो टीवी पे ऑडिशंस देखे होंगे ना मेरा रोडीज का, जी। वो फर्स्ट ऑडिशन नहीं रहता, उससे पहले भी 3 राउंड होते। आप एक्चुअली करना क्या चाहती हैं? मेरे को कराटे सीखना था, किक बॉक्सिंग सीखना था,
बट डैड अलाउ नहीं करते। हमारे पास एक एक्सपर्ट है, आपको 2-3 चीजें सिखाएंगे। ओह, स्ट्रेट होल्ड। Ow, you're actually kicking me. तो ये जो पास मेरे को मिला था ना, वो था सिर्फ फर्स्ट राउंड के लिए, एंट्री के लिए। एंट्री में आपको लाइन में ठहरने की जरूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्टली जा सकते हैं। तो फर्स्ट जो होता है वो होता है ग्रुप डिस्कशन। अच्छा। अब जो 20-15 हजार लोग ठहरे होते हैं ना लाइन में, वो सारे लोगों का एक 20-20 लोग का ग्रुप बना के ग्रुप डिस्कशन करते हैं। तो ग्रुप डिस्कशन में मैं डायरेक्ट चले गई, समझिए मेरे को लाइन में ठहरने की जरूरत नहीं पड़ी। माशाल्लाह वहाँ पे मैं अच्छे से परफॉर्म करी। वहाँ पे जो भी जजेस थे, जो प्रोडक्शन टीम थी, वो लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे मेरे बात करने के तरीके से और मेरा ड्रेसिंग सेंस। तो सेलेक्ट हो गई मैं। ऐसी इसी तरीके से मैंने 3 राउंड भी क्लियर कर दिया। 3 राउंड के बाद जो है 4th राउंड वो टीवी पे जो आता है ना, जो सब लोग ऑडियंस देख, बिल्कुल। तो वो तो आप लोगों ने देखा होगा, मैंने वो भी क्लियर कर दिया। वो मिल जाएगा आपको यूट्यूब पे। उसके बाद वैसा शुरू तो हाँ, वैसे ही मेरा रोडीज का जर्नी स्टार्ट हुआ, समझो आप। तो इट वाज अ शॉर्ट जर्नी रोडीज का अगर आप पूछ रहे एक्सपीरियंस कैसा था, तो मैं आपको बोलूंगी कि वो एक ना बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है, वंस इन अ लाइफ टाइम वाला। अच्छा। हाँ, वंस इन अ लाइफ टाइम, मतलब अब मेरे लिए तो वो पहली बार था ना। मतलब पूरे कैमराज हर तरफ, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, ये रणविजय, नेहा दुपिया, रफ्तार, प्रिंस, ये सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से मिलना और इतने कैमराज के अतराफ मिले, बहुत एक पहली बार ऐसी चीज हुई थी, मैं पहली बार एक्सपीरियंस करी थी। और वो टाइम पे मेरी एज भी बहुत कम थी, आई वाज ओनली 23। ओके। 23 इयर्स की थी मैं, और पहली बार एक हैदराबाद से मैं बाहर जा रहा हूँ जैसा, अपने माहौल से, नए लोगों से, दूसरे लोगों से मिल रहे हैं ना, ये पहली बार हुआ था मेरे लिए। तो एक बहुत डिफरेंट लग रहा था, मैं इंजॉय भी कर रही थी। और अब वहाँ का जो रोडीज का जो सफर था, जैसा मैं बोली, शॉर्ट एंड स्वीट सफर था मेरा। अच्छा। क्योंकि जैसे ही मैं पहले एंटर करी, वहाँ पे टास्क होते ना जाने भाई, तो मैं गई थी रफ्तार के टीम में। रफ्तार को आप जानते होंगे, जो रैपर है, वो जज थे, 4 जज। तो रफ्तार की टीम में तो मेरे को रफ्तार भाई क्या करते, इम्यून कर दिए थे, मतलब मेरे को कोई वोट आउट नहीं कर सकते। तो फर्स्ट वीक तो मैं सेव हूँ, तो मेरे को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। ऐसे 3 हफ्ते तक मैं गई, आगे बढ़ी। 3 हफ्ते के बाद अनफॉर्चुनेटली मैं वोट आउट से बाहर निकल गई। तो यही था एक्सपीरियंस। और अब जैसा शूट होता रोडीज का, उसके पीछे भी क्या बोलते हैं, BTS जो होता ना, जो सेलिब्रिटीज रहते हैं, उन लोगों के साथ भी हम लोग बहुत एंजॉय करते थे, कंटेस्टेंट्स के साथ भी मजे करते थे। अब जैसे रणविजय, रफ्तार, वो लोग बहुत अच्छे लोग, मेरे साथ बहुत क्लोज भी हो गए थे। अच्छा जी। और तो एक एक्सपीरियंस है मेरा, जब सेट पे हम लोग होते थे ना, हम लोग तो कंटेस्टेंट्स होते थे, हम लोग को जो वहाँ खाने को दे रहे, पीने को दे रहे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता था। तो सुबह सुबह रणविजय भाई आते थे कॉफी लेके सेट पे। हम लोग को कॉफी रोज नहीं मिलती थी, कभी कभी मिल गई, समझो आप। अब मैं कॉफी लवर हूँ। अच्छा। मैं देखी रणविजय के पास कॉफी, में बोली सर क्या है, वो इज दैट कॉफी? तो बोले हाँ चाहिए, और फिर मेरे साथ कॉफी शेयर करना स्टार्ट कर दिए। तो मेरे को इतना अच्छा लगा, मैंने बोला रणविजय जो सेलिब्रिटी है, जो एक्टर है, मेरे साथ कॉफी शेयर कर रहे हैं एवरी मॉर्निंग, दैट एक बड़ी चीज है ना। सही बात, अच्छी चीज है। और तो फिर पहली मर्तबा था आपका ये एक्सपीरियंस, तो मजा आता था। फिर कंटेस्टेंट से भी, अभी भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं रोडीज के, वो लोग जब भी हैदराबाद आते हैं, हम लोग घूमते हैं, मिलते हैं। अच्छा जी। तो बहुत अच्छा रहा आपका सफर, मजे करी, समझो एंजॉय करी मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, लेकिन फराह, जिस तरह यूट्यूब में भी ये क्लिप्स मौजूद है, हैदराबादी जो आपको स्लैंग का जो इस्तेमाल था, वहाँ पर खुद जजेस ने आपको प्रपोज किया कि भाई आप अपनी लैंग्वेज थोड़ा सा बोल के बताइए। तो वो जो एक्सपीरियंस था और आपने जो डायलॉग बाजी की या फिर मुकाबले में अदा किए, वो थोड़ा सा हमारे अगर याद आते हैं तो थोड़ा सा हमारे नाजरीन को जरूर सुनाएं। हैदराबादी तो अपने खून में ही है, अपने को प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है। अब अच्छा। उन लोग बोले थे आप हैदराबादी है तो हैदराबादी में बात करो। तो मैं जैसी हूँ वैसे ही बात कर रही थी। अब वो लोग कुछ भी सवाल पूछ रहे थे हिंदी के बगैर, मैं हैदराबादी में रिप्लाई कर रही थी। और अपना क्या है मालूम जानी भाई, अपने लोगों का, हैदराबादियों का एक प्लस पॉइंट है, अपन कोई भी दूसरे कंट्रीज, अब जैसा मैं दुबई में भी पाकिस्तानीज और बांग्लादेश,
बहुत अलग-अलग सारे लोगों के कंट्रीज साथ, से हैं तो। अलग अलग कंट्री के लोगों के साथ मैं काम करती थी। वहां पे मैं बस नॉर्मली भी अगर हैदराबादी में बात करूं, अरे क्या यार वो दम कर रहे हैं, उसमें भी वो लोग एंजॉय करते अपने हैं। नॉर्मल चीज को भी वो लगा के एंजॉय कर, फिर से बोला क्या बोला तुमने, ऐसे ऐसा वो अपनी सिंपल बात को भी आगे वाले लोग बहुत मजे से सुनते, बहुत जी, एंजॉय बिल्कुल। करके सुनते। तो वही चीज हुआ था वहां पे भी, उन लोग को मजा आ रहा था मेरी लैंग्वेज में सुन के, दे वर एंजॉयिंग। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा फराह, इसके बाद फिर आपने यूट्यूब चैनल्स के मुख्तलिफ चैनल्स में आपने काम करना शुरू जी किया। हम अगर बात करें किराक हैदराबादीज़ जी की, वो एपिसोड जो लोग आज भी बड़े शौक से देखते हैं, जिसमें फराह ने बड़ा ही ज़बरदस्त रोल निभाए, आपने जो काम किया, एक पड़ोसी के नाते कैसा महसूस होता है आज भी आपको ये पुराने एपिसोड्स देखकर? फराह, फरा कौन फरा? वो आपके दोस्त के घर के सामने आपके दोस्त से मिलने आए थे, इमरान दिए मेरे को आपका नंबर। कहाँ है आप? मैं घर पे हूँ। सेकंड में रह रहा हूँ, आपके सामने मिल के बात करता हूँ। कभी मैं ऑनेस्टली बोलूँ जानी भाई, कभी मेरे को, मैं ना यूट्यूब के वैसे तो किसी के देखती नहीं हूँ वीडियोस, ठीक है, मेरे को कभी बोर हुआ, दिल बोला तो खोल के अपने जो भी मैं वीडियोस काम करी ना, ये किराक हैदराबादी के साथ, हैदराबाद डाइज के साथ, एक दो घंटा बैठ के मैं अपने वीडियोस देखती हूँ। क्या मोटी दिख रही हूँ मैं? नहीं जी, नहीं दिख रहे, उल्टा तुम दुबले दिख रहे मेरे को, खाना नहीं खा रहे शायद। आई फील फैट, यू नो, सही सही बोलो। अरे नहीं दिख रहे जी, कौन बोले तुम्हारे को? कोई भी नहीं बोले, तुम बोलो मोटी दिख रही हूँ ना मैं। मजा आता मेरे को खुद को स्क्रीन पे देख के। अच्छा। और क्या समटाइम्स क्या मेरे को हंसी भी आती, क्योंकि मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, मैं एक्टर तो नहीं हूँ ना, मैंने कोई एक्टिंग की ट्रेनिंग ली ना कोई क्लासेस लिए। अब क्या ये लोग जैसा गाइड करते थे, स्लोली स्लोली सीख सीख के इतना करी मैं। तो स्टार्टिंग वाले जो मेरे वीडियोस देख के मेरे को खुद ही को हंसी आती कि मैं क्या कर रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली एक्टिंग तो आती नहीं ना। बट अभी आप जैसा देखेंगे रिसेंट वाले में माशाल्लाह से बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ मेरा, लोग भी बोलने लगे, मतलब क्या बोलते, कमेंट्स देने लगे कि बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ, अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। बोले सीरियसली तो वो धीरे धीरे सीखी, समझे आप। अच्छा। तो यही था ना, एक्टिंग का तो मेरा कुछ था नहीं ना, मैंने कहीं सीखा है ना, मैंने पहले कभी किया है, बस आप लोग को, बड़े लोग को देख देख अरे के सीखा फराह, उसके बाद आपने हैदराबाद नवाब्स 2 में भी आपने काम किया, जी और क्योंकि आप तो एक रियलिटी शो कर चुकी थी, उसके बाद फिर आपने ऐसी छलांग लगाई कि फिल्मों की तरफ आई। जी तो हालांकि आपने खुद कहा कि भाई एक्टिंग का भी ABCD नहीं जानती थी, Exactly. लेकिन उसके बावजूद भी आपने जो अदाकारी के जौहर दिखाए, लोग बहुत ज़्यादा पसंद बहुत करते पसंद हैं, किया, बहुत और पसंद बहुत ही ज़बरदस्त आपने अदाकारी के जौहर दिखाए। थोड़ा सा हमारे नाजरीन को बताइए, वो जो हैदराबाद नवाब्स 2 में आपने काम किया, वो किस तरह आपको फिल्म ऑफर हुई और किस तरह फिर आपने उसको, उस रोल को बखूबी अंजाम दिया? तो ये हुआ जानी भाई, जैसे मैं रोडीज से आई, मेरा बहुत हाई, मतलब फेम बहुत चल रहा था, समझिए बहुत ज्यादा ट्रेंड पे चल रही थी मैं, हैदराबाद की लड़की, रोडीज में गई, नेशनल टेलीविजन पे गई, तो फेम बहुत ज्यादा फेमस थी, फेम बहुत चल रहा था मेरा, समझिए आप। वो टाइम पे क्या है, ये नवाब्स 2 का कास्टिंग चल रही थी। कास्टिंग चल रही थी, नवाब्स 2 की कास्टिंग चल रही थी वो टाइम पे। तो वहाँ के उनके टीम वाले बंदे मेरे को कॉन्टैक्ट करे, सिंस उनको पता था कि मैंने नेशनल टेलीविजन करके आई हूँ, तो ऐसे ही बोलो मेरे को कॉन्टैक्ट करे, आप इंटरेस्टेड है क्या? तो मैं बोली हाँ, मिलते हैं, मिलके बात करते हैं, स्क्रिप्ट सुनाओ आप, क्या स्क्रिप्ट है, क्या स्टोरी है। तो नहीं आप आ जाओ, मिलके बात करेंगे, स्टूडियो आ जाओ, और स्क्रीन टेस्ट भी आपका तभी ले लेंगे, आप इंटरेस्टेड है तो। मैं बोली ठीक है, अब आगे से ऑफर आ रहा है मैं बोली ठीक है, नो प्रॉब्लम, श्योर। फिर मैं गई वहाँ पे, और RK मामा थे, दिशान थे, वो लोग ही थे, दिशान थे जो मेरे को कांटेक्ट करे, आप जानते अच्छा, होंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो उन्होंने कांटेक्ट करे थे। फिर मैं वहाँ पे गई, वहाँ पे स्टोरी सुनाए, स्क्रिप्ट तो थी नहीं कोई जब, तो मेरे को पता है स्टोरी, ऊपर ऊपर से RK मामा उन्होंने स्टोरी बताई है, ये स्टोरी है, क्या बोलते हैं, हैदराबादी मिडिल क्लास फैमिली की लड़की बनना है आपको, और पूरी स्टोरी सुनाए, समझो। मेरे को अच्छी दिखी स्टोरी, मजे की दिखी, एंड में भी बहुत फन दिखाते हैं, बोली जरूर आई विल साइन अप फॉर दैट। वही टाइम पे स्क्रीन टेस्ट भी करिए, वो टाइम पे फाइनल कर लिए, समझिए। तो ऐसे ही मूवी के शूट पे भी मेरे को बहुत मजा आया,
अपने सारे लोगों के साथ। गुल्लू दादा से वहीं मिली मैं फर्स्ट टाइम, और अजीज भाई से वहीं मिली माशाल्लाह से। अजीज भाई भी बहुत अच्छे से मेरे को बात करते जब भी मिलते, साजिद अंकल भी, गुल्लू दादा भी बहुत अच्छे से बात करते कब जब भी मिलते। अभी भी कभी प्रमोशंस पे हम लोग मिलते तो साजिद अंकल अरे फराह कैसे अच्छे से बात करते। तो एक अच्छे कनेक्शंस बिल्ड हो गए समझे आप मूवी के वजह से। फिर मैं एंजॉय करी। अच्छा मूवी भी माशाल्लाह से आप देखना 1 वीक तक वो फुल गई थी। हाँ बिल्कुल सही बात है। अच्छी हिट गई थी मूवी भी, बहुत लोगों ने पसंद किया मूवी भी हैदराबाद नवाब्स 2 को। लेकिन एक चीज है फराह कि उस मूवी के बाद फिर आपने किसी और मूवी में काम नहीं किया, बल्कि हैदराबाद डायरीज और किराक हैदराबादी से जुड़ गई। वो किस तरह? ओके तो ऐसा नहीं है जानी भाई कि मेरे को कोई ऑफर्स नहीं आए थे। वो मूवी का शूट चल रहा ही था, बीच में ही मेरे को मूवीज के ऑफर्स आना स्टार्ट हुए थे। ओके इवन तेलुगु मूवी का भी एक आया था, हैदराबादी अच्छा। मूवीज का भी आया था। बट क्या है, फर्स्ट चीज तो मैं जैसा आपको बोली एक्टिंग मेरा कोई शौक नहीं था। अब चले गई थी मैं वो फील्ड में तो मैं कर ली, बट स्टिल मैं ये चीज देख रही थी कि कुछ ऐसा अगर रोल आया जो मेरे को दिल के करीब। जो मेरे को समझ आए, जो समझ मेरे को आए। पसंद हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी आए उठ के मैं कर लूं, ऐसा नहीं। एक रोल के लिए मैंने साइन भी किया था, अच्छा हाँ, बट अनफॉर्चुनेटली वो शूट हो नहीं पाया। वो हैदराबादी मूवी का ही स्क्रिप्ट था। वो स्क्रिप्ट मेरे को अच्छी लगी, स्टोरी बहुत प्यारी थी, बट पता नहीं क्या हुआ वो शूट नहीं हो पाया। ओके ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, फिर मैं यूट्यूब पे बिजी हो गई थी। ओके यूट्यूब के बाद फिर मेरी पढ़ाई भी चल रही थी, तो मैं वेट कर रही थी कि कब मेरा ग्रेजुएशन खत्म हो। जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन खत्म होगा, मेरा प्लान था कि मैं दुबई चले जाऊं। तो मेरा सारा ध्यान उसी पे था कि मैं पढ़ाई कंप्लीट करूं, साइड में यूट्यूब चल रहा था, साइड में फेम भी आ रहा था, यूट्यूब भी चल रहा था। तो मैं बस यही वेट कर रही थी कि पढ़ाई खत्म हो, फिर मैं कब दुबई जाऊं। उस चक्कर में क्या है, मूवीज का तो फिर हुआ नहीं। जैसे बोला, एक तेलुगु मूवी का भी ऑफर आया था, बट मुझे कुछ समझ नहीं आया क्योंकि मुझे तेलुगु भी नहीं आती ना। अपने सही। को जो चीज आती नहीं अपन उसमें क्यों जाना। बिल्कुल सही है। अच्छा था तेलुगु Okay. मूवी का जो ऑफर था, अच्छा But, लेकिन अब टाइम की वजह से या फिर आपको लैंग्वेज का प्रॉब्लम था लैंग्वेज का जिसकी वजह प्रॉब्लम से? स्टार्टिंग में आई थी ना, जब नवाब्स चल रही थी। हाँ। नवाब्स का शूट हो गया था, वो टाइम पे तेलुगु मूवी का भी ऑफर आया था। बट वो टाइम पे मैं थोड़ी तेलुगु मूवी में कैसे करूँ, क्योंकि मुझे कुछ लैंग्वेज नहीं आती, बहुत बड़ा बैरियर रहेगा ना लैंग्वेज का। तो बिल्कुल। मैंने वो इग्नोर कर दिया था। फिर पढ़ाई कंप्लीट करके बस दुबई जाने के धुन में थी मैं जिस वजह से ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाई। ये भी एक वजह है मैं आपके शो पे भी नहीं आ पाई अच्छा ठीक है, चलिए जब आपने यूट्यूब का जिक्र किया, 2 बड़े ज़बरदस्त चैनल्स हैदराबाद डायरीज और फिर किराक हैदराबादी से जुड़ गई और मुख्तलिफ टाइप के आपने रोल्स अदा किए और शायकीन के दिलों पर राज किया। जी। और लोग आपकी एक्टिंग के, आपकी मुस्कुराहट के, आपकी सादगी के बड़े दीवाने हो गए हैं। फिर अचानक से आप कोविड आने के बाद ओझल सी हो गई या फिर गायब सी हो गई हैं? थोड़ा सा हमारे नाजरीन को बताएं उस बारे में। अच्छा, तो यूट्यूब के बाद मैं ओझल सी हो गई, गायब हो गई तो जैसे मैंने आपको बताया, यूट्यूब जब मैं कर रही थी ना जानी भाई, वो टाइम पे मेरी पढ़ाई चल रही थी, मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था। और जैसे मैंने आपको बताया, मैं वेट कर रही थी कि मेरा ग्रेजुएशन कब खत्म हो। जैसे ग्रेजुएशन खत्म हुआ, मैं दुबई चली गई। फिर चांस नहीं मिला ना दोबारा करने। फिर मैं वेकेशन के लिए इंडिया भी आती थी 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए। उसमें बस अपने काम, मेरे घर के Personal काम। पर्सनल काम, फैमिली को टाइम देना, यही चीज में चले जाते थे। और उस वजह से फिर मैं दोबारा यूट्यूब कर नहीं पाई। अच्छा। बट अभी बीच में मैंने किया भी है। बीच जी। बीच में जब मैं दुबई से वेकेशन के लिए आ रही थी, तो किराक हैदराबादी के साथ भी मैंने किया, मतलब 1-2 वीडियोस किए हैं Okay. दुबई में रह के भी। तो ऑब्वियसली जब टाइम इंडिया में हुई नहीं तो मैं कैसे कर पाऊंगी। जरा अर्जेंट हॉस्पिटल जाना है, धूप की वजह से कोई भी ऑटो नहीं चलते, पर चलो ना प्लीज। नहीं होता माँ, नहीं होता। देखो आगे देखो, ऑटो मिलते आपको। चलो ना प्लीज। ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं, आप वीडियोस क्यों नहीं बना रहे, क्यों नहीं आ रहे हैं ये किराक हैदराबादी के साथ। कमेंट्स में, डीएम्स में लोग पूछते हैं क्यों वीडियोस नहीं बना रहे। भाई मैं कैसे वीडियोस बनाऊं, मैं इंडिया में हुई नहीं ना। मैं उड़ के सिर्फ वीडियो के लिए थोड़ी ना आ सकती हूँ, एक वीडियो के लिए। नहीं, इन ऑडियंस के लिए तो आप दुबई में ये यहाँ की टीम को बुलाना चाहिए। भाई शूट कर लो, उसके बाद चले जाओ, क्योंकि जो आपकी ऑडियंस है मुझे ही पूछती है, अच्छा। आप कमेंट्स क्यों नहीं देखते? तो शायद हो सकता है शहबाज खान हो या शाहरुख हो, दुबई आए, फिर आपके साथ शूट करें, फिर
उतना सीन नहीं है जानी नहीं है, भाई। नहीं नहीं, मैं मजाक के हाँ, तौर पे बता समझ रहा गए था। समझ गए। तो देखिए, फराह के जब कोई आर्टिस्ट अपनी जिंदगी में मसरूफ हो जाता है, यानी शादी हो जाती है, खास तौर पर लड़कियों के ताल्लुक से ये सवाल, वो स्क्रीन से दूर हो जाती है, क्या घरेलू जिम्मेदारियां होती हैं या फिर इन्हें रोका जाता है? उस बारे में जरूर बताएं। अब जानी भाई, सबका अलग अलग केस रहता, राइट? सबके घर का अलग मसला रहता, सबका अलग अलग हिस्सा रहता। अभी लड़कियों पे भी डिपेंड करता। अभी बहुत सारे ऐसे हैं, एक्टर्स हैं, लड़कियां हैं जो शादी होने के बाद भी कंटिन्यू, सिर्फ ये इंडस्ट्री का काम बोल के नहीं, जॉब भी कंटिन्यू करते हैं, घर सभी संभालते हैं, बच्चे संभालते हैं, काम भी करते हैं साथ साथ। एक्टर्स भी बहुत है, बहुत सारे एक्ट्रेसेस है ना। बिल्कुल। तो वो मुझे लगता है उनसे, उस लड़की पे डिपेंड करता है कि उसको करना, वो कैसे हैंडल करेगी। दैट डिपेंड्स ऑन हर। अपन कैसे बोल सकते हैं? अब सबका अलग अलग मसला है, ठीक है? अब घर पे रुकावट होती है तो अब उनके घर का मसला अपने को कैसा मालूम? आप डायरेक्टली मेरे से पूछ रहे नहीं हैं। नहीं नहीं, ये एक जनरल सवाल किया। जनरल सवाल को डिपेंड करता ना जानी भाई। अब जिसका घर जैसा है, जिसका फैमिली जैसा है, उनके ऊपर डिपेंड करता। अब अगर लड़की करना चाहिए तो मेरे हिसाब से, अगर लड़की करना चाह रही है, शादी हो गई, तो शादी एक बैरियर नहीं बनना चाहिए। अगर करना है लड़की तो वो कैसे भी करेगी। शादी एक बैरियर नहीं है। शादी तो ऐसी चीज है कि जो आपको हर चीज में सपोर्ट करे। आपको काम करना है, आपकी शादी, आपको सपोर्ट करना चाहिए वो चीज में। आपको काम नहीं करना है, वो चीज में भी सपोर्ट करना चाहिए। फिर उसके बाद वही तो एक सही से अच्छा। नहीं, वो तो पार्टनर के ऊपर डिपेंड होता है ना भाई। आपको जो लाइफ पार्टनर है वो समझे। एग्जैक्टली, हाँ, ये सही बात है। हाँ, कुछ नैरो मैंडेट भी होते हैं जिसकी वजह से भी अब आप मेरे को गुस्सा करो बोल रहे क्या? ऐसे लोगों पे नहीं, गुस्सा नहीं, कि जनरल बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत कम लोगों से इस तरह के सवालात हम कर सकते हैं, क्योंकि पर्सनली लेवल पे ऐसी चीजें हो जाती है। तो अगर कोई ऐसा कर रहे हैं, अपने वाइफ को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं अपने काम में, तो उनको नहीं ऐसा करना चाहिए ना। जो अभी जो लड़का हो या लड़की हो, जिसको जो करना है उनको 100% अपनी मर्जी से और करना चाहिए, और उनके पार्टनर को, उनके फैमिली को, मेरे हिसाब से उनको 100% सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है? इंसान खुश रहेगा तो वो आगे वालों को भी खुश रखेगा। आप दबा के रख रहे, नहीं ये नहीं करो, वो नहीं करो, वो इंसान ही खुश नहीं है तो उन्हें क्या पॉजिटिविटी फैलाएगा, है ना? सही है ना? सही बात है। उन्होंने ही खुद, अरे मेरे को काम करने नहीं दे रहे। सिर्फ ये एक्टिंग बोल के नहीं जा रही भाई, कुछ भी। बच्ची टीचर है, नर्स है, शादी के बाद यूजुअली क्या है, घर वाले नहीं करना, अब शादी हो गई, घर पे बैठो। अब वो बच्ची का दिमाग सही नहीं है, उन्होंने क्या अपने बच्चों को खुश रखेंगी, उन्होंने क्या अपने फैमिली को खुश रखेंगी। बड़ी जबरदस्त बात। वही, खुद एक इंसान अगर खुश है तो उन्हें दूसरों को भी एक पॉजिटिविटी फैला सकता, खुश रख सकता। तो ये रोक टोक नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। सही बात। चलो, बच्ची खुशी से अगर बोल रही मेरे को काम नहीं करना है, मेरे को घर रहना है, तो आप वो चीज में भी सपोर्ट करो। नहीं रहना है तो जबरदस्ती रोक के, जो वो कह रही है उसी को आप सुने। सिर्फ लड़की बल्कि नहीं जानी भाई, लड़का भी। लड़के को भी फोर्स नहीं करना चाहिए, लड़की को भी फोर्स नहीं करना चाहिए। जो इंसान जो करना चाह रहा ना, उसको वो करने देना चाहिए। आप बस पीछे से सपोर्ट करो। आप सपोर्ट नहीं कर सकते तो आप पुल भी मत करो, रोक को भी नहीं। वो चीज मेरा हिसाब से यही है। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही ताविंदा सितारों का सिलसिला हम जारी रखेंगे। हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में आप अपने दोस्त और होस्ट केबी जानी को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।